एजिंग ये शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सफेद बाल, झुर्रियां, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 30-35 साल का इंसान भी 60 साल जितना बड़ा और 60 साल जितना इंसान 30-35 साल जितना यंग लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, स्ट्रेसफुल लिविंग, यहाँ तक कि हम कैसे सांस लेते हैं, ये सारे फैक्टर्स एजिंग को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हम में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एजिंग के इस नेचुरल प्रोसेस को पूरी तरह अच्छे से समझेंगे। 5 ऐसे एंटी एजिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे सुनकर आप भी यही कहोगे, एज इज जस्ट अ नंबर। शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एजिंग आखिर है क्या, हमारी बॉडी इस प्रोसेस से क्यों गुजरती है। तो एजिंग हमारे लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है, ये हमें पता ही है। हम इसे टाल तो नहीं सकते, क्योंकि बायोलॉजिकली हमारी बॉडी एक तरीके से अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी डेथ के लिए प्रोग्राम की गई है। और एजिंग का ये मैकेनिज्म हमें एक तरीके से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। आज भी ये एजिंग कैसे और क्यों होता है, इसको साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर है टेलोमियर शॉर्टनिंग। तो समझते हैं टेलोमियर शॉर्टनिंग होता क्या है। हमारा डीएनए एक टाइटली रैप्ड स्ट्रैंड्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। जैसे धागा निकल ना पाए इसलिए शूलेस के एंड पर एक प्लास्टिक का कैप लगा होता है, वैसे ही डीएनए के एंड्स पर टेलोमियर लगे होते हैं। हमारे बॉडी में मौजूद सेल्स जब डिवाइड होते हैं तब टेलोमियर्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डीएनए के डैमेज को रोकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हर सेल डिवीजन के साथ होती रहती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये टेलोमियर्स कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो जाते हैं और डीएनए को शील्ड नहीं कर पाते। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आवर सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कई सारी स्टडीज आज भी कंडक्ट की जा रही है जो ये बताती है कि सारे इंसान एक ही स्पीड से एज नहीं करते। सो 2 तरीके के एजेस होते हैं, क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो आपका बर्थ डेट है, जितने आप साल के हैं, जो आपकी उम्र है, करंट डेट के बीच जितना टाइम गुजर चुका है वो। लेकिन बायोलॉजिकल एज इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल एजिंग से रिलेटेड है, यानी तारीख के हिसाब से नहीं बल्कि इंटरनल बॉडी फंक्शन के हिसाब से हमारा एज क्या है। रिसर्च स्टडीज से पता चलता है कि बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा एक्यूरेट होती है। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्रोनोलॉजिकल एज को बदल नहीं सकते। लेकिन हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो 40, 50, 60 साल के हो गए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में बहुत बड़ा अंतर है। एजिंग ऑलरेडी हमारे सिस्टम में प्रोग्राम्ड होता है, लेकिन इस प्रोसेस को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स और हैबिट्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर होगा डाइट। शुगर्स, ऑयल, फैट, स्टार्च, इतने सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड एक स्लो पॉइजन तो है ही, लेकिन ये एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। दिन में 3 से ज्यादा बार प्रोसेस फूड अगर सर्विंग खाने से डीएनए की शील्ड यानी कि जो टेलोमियर है वो फटाफट शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी डाइट अच्छा होने के बावजूद भी काफी सारी बैड हैबिट्स हो सकती है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। ये भी काफी ज्यादा स्पीड से हमारे एजिंग को बढ़ावा देती है। स्पेशली स्मोकिंग तो आसपास के लोगों का भी बायोलॉजिकल एज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे आता है फिजिकल मूवमेंट। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुकी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें बॉडी की फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो। लेकिन इस मजबूरी के सामने घुटने टेकने से हमारा भला नहीं होने वाला, दैट्स फॉर श्योर। जो लोग हाई लेवल फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनका टेलोमियर लॉन्ग होता है कंपेयर टू पीपल हु आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड टू बी प्रिसाइज, फिजिकली एक्टिव लोग बायोलॉजिकली 9 साल तक छोटे हो सकते हैं। तो ये याद रखिए कि लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे सेल्यूलर लेवल पर हमें और फास्ट एज कर रहा है। नंबर 3 इज स्ट्रेस। लाइफ इज अनसर्टन और ये फैक्ट स्ट्रेस को डेफिनेटली सर्टन बना देता है। कभी हम पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो कभी कोविड जैसी सिचुएशंस की वजह से पूरी कम्युनिटी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस की वजह से बायोलॉजिकल एज ड्रास्टिकली बढ़ सकता है।
स्ट्रेस का डायरेक्ट असर इम्यूनिटी पर होता है और ये वीक इम्यूनिटी एज रिलेटेड डिजीज के लिए एक इनविटेशन कार्ड की तरह काम करती है। बट यू नो व्हाट, द बेस्ट थिंग इज स्ट्रेस रिजॉल्व होने के बाद ये बायोलॉजिकल एक एज अपने आप बहुत हद तक कम भी हो सकता है। आई नो हर इंसान स्ट्रेस से एक जैसे डील नहीं कर सकता, लेकिन हम स्ट्रेस को रिजॉल्व करने की शुरुआत एक सिंपल डीप ब्रेथ से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लाइक दिस। आप भी मेरे साथ अभी एक लॉन्ग डीप ब्रेथ ले सकते हैं। लेट्स डू इट। जस्ट एज सिंपल एज दिस, टेकिंग अ ब्रेक, ब्रीदिंग लाइक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ कैन इंस्टेंटली हेल्प अस रिड्यूस द स्ट्रेस। आगे बढ़ते हुए इन फैक्टर्स के अलावा स्लीपिंग हैबिट का भी बायोलॉजिकल एज पर असर पड़ सकता है या पड़ता ही है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से सेल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, thus leading to organs and the entire system ages faster than it should। और environment में present toxins, उनको तो हम भूल ही गए। We are what we are breathing right now। हम कैसे breathe करते हैं उस पर ऑक्सीजन सप्लाई भी डिपेंडेंट है, और ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ही। स्ट्रेस की वजह से हमारा जो ब्रीदिंग है वो काफी शैलो और रैपिड हो जाता है। इससे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है और सेल्यूलर लेवल पर एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट होने लगता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज एन इन्विटेशन अगेन टू ऑल द एज रिलेटेड इश्यूज। साथ में पोल्यूशन से लेकर मैन मेड सेटलमेंट, जितना बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट है उतना ही बायोलॉजिकल एजिंग के लिए भी जिम्मेदार है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बायोलॉजिकल एज को एक्चुअली रिवर्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो ऊपर मेंशन किए गए फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये लाइफस्टाइल चॉइसेस हमें सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। इनके अलावा देयर आर 5 एंटी एजिंग हैबिट्स जो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप अपनी बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो डाउन या काफी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, लो कैलोरी डाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कम खाना खाकर, भूखे रहकर हम एक लॉन्गर लाइफ लीड कर सकते हैं। ये कोट लो कैलोरी डाइट के बारे में है, जो हमारे पूरे बॉडी को इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके एज रिलेटेड डिजीज को डिले कर सकता है। लेकिन कैलोरी इंटेक को मेंटेन करना यानी भूखे रहना नहीं होता है। तो गलती से भी आप अपने आप को स्टार्व मत कीजिएगा। नॉर्मली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हम रोटी की क्वांटिटी गिनते हैं ताकि हम पोर्शन साइज मेंटेन कर पाए, लेकिन क्या कभी हम न्यूट्रिएंट रिच फूड जैसे सैलेड, सब्जी, सूप, इनकी क्वांटिटी पर कितना फोकस करते हैं? हार्डली एनी, इजंट इट? तो कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट में एग्जैक्टली वही करना है। जो फूड आइटम्स न्यूट्रिशियस है, जिसमें थोड़ा फाइबर ज्यादा है, उनके कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इससे होता यह है कि हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस बूस्ट होता है, जिसे ऑटोफैगी भी कहते हैं। इससे हमारी बॉडी के जो ओल्ड और डैमेज सेल्स है वो रिपेयर होते हैं, वो शरीर से बाहर निकल पाते हैं और बाकी सेल्स एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इवन एक्सरसाइजेस इंड्यूसेस ऑटोफैगी, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ऑटोफैगी के बेनिफिट्स गेन करना है अगर, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा ईटिंग पैटर्न 2 फेजेस में गुजरता है। मतलब आप कुछ समय के लिए फास्ट करते हैं और कुछ समय के लिए आप खाना खाते हैं। इस टॉपिक पर हमने एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैबिट नंबर 2, स्लो ब्रीदिंग। जैसे ओवर ईटिंग इज अ प्रॉब्लम, ओवर ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। स्लोअर और डीपर ब्रेथ हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए बेनिफिशियल तो है ही, साथ में हमारे बायोलॉजिकल एज को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये कंट्रोल्ड और स्लो ब्रीदिंग हम हजारों सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइमर लगाएं और नॉर्मली ब्रीथ कीजिए एंड नोट हाउ मेनी ब्रेथ्स आर यू टेकिंग। आजकल स्ट्रेस का माहौल ऐसा हो गया है कि नॉर्मल माना जाता है 12 से 16 ब्रेथ्स, बट मेरे हिसाब से 10 से 12 अगर ब्रीदिंग हो जाए 1 मिनट में, तो आप जेन्युइनली बहुत ही इफेक्टिवली सांस ले रहे हैं। तो जब भी हम रैपिडली ब्रीथ करते हैं तब हमारे बॉडी में CO2 के लेवल्स कम हो जाते हैं। हमें यूजुअली लगता है कि CO2 is a waste product. Yes, it is going out through the body, but it also has a role to play in our system. तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को सेपरेट करके सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम CO2 करता है। CO2 अगर ना हो
तो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो इवन दो आपके ब्लड में ऑक्सीजन है, बट वो आपके सेल के लिए कोई काम का नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ओवर ब्रीदिंग द CO2 लेवल्स आर लेस इन द बॉडी। नाउ स्लो एंड कंट्रोल ब्रीदिंग हमारे इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को बैलेंस कर सकता है, एंड आवर ऑक्सीजन इनटेक कैन बी बेटर in the entire system. So standard way of breathing is also breathing through your nose and achieving diaphragmatic activation. सांस लेते वक्त हम डायफ्राम को एक्टिवेट करें। स्लो और कंट्रोल ब्रीदिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है प्राणायाम। तो प्राणायाम पे अगेन हमने एक बड़ी अच्छी सी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है, और हम ब्रीदिंग में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैबिट नंबर 3 इज लर्निंग न्यू थिंग्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम हमारे मसल्स को एंगेज करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए ये काफी शायद नहीं होगा। हमें हमारे ब्रेन को भी एंगेज करना होगा। तो लर्न एनी स्किल, आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो, फिर चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या वर्ड पजल जैसे सिंपल एक्टिविटी हो। द पॉइंट इज कीप योर ब्रेन एंगेज इन लर्निंग और डूइंग समथिंग कॉम्प्लेक्स। और ये एक फन एक्टिविटी भी हो सकता है। अब आप अपने किसी भी पुराने हॉबी को रिवाइव कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी बायोलॉजिकल एज भी काफी हद तक कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ, विच इज इंक्रीजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इनटेक। आजकल सारे डिजीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या? हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, देयर आर लॉट ऑफ फ्री रेडिकल्स, एंड दोज फ्री रेडिकल्स इंटरैक्ट विद आवर सेल्स एंड डैमेज देम। तो उसके लिए वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छे से होना जरूरी है। तो नट्स, लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल, बीन्स, गार्लिक, सिट्रस फ्रूट, टर्मरिक, होल ग्रेन्स आर एब्सोल्युटली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड इजी टू इंक्लूड इन द डाइट ऑल्सो। आयुर्वेदा और कुछ साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग अश्वगंधा जैसे कुछ और हर्ब्स भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। त्रिफला भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको आप रात को सोने से पहले थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, मतलब हल्के से गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बट इट इज पॉसिबल दैट इट डज नॉट सूट एनीवन। तो आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। और ऐसा बोला भी जाता है कि आयुर्वेदिक दवाई कभी भी 45 दिन से ज्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं लेना चाहिए। तो आप एक बार डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। हमने 4 हैबिट्स तो डिस्कस कर ली, अब बारी है आखिरी पॉइंट की, विच इज फेस योगा। एजिंग प्रोसेस की वजह से हमारा फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होता ही है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एबिलिटीज एंड द स्ट्रेंथ। लेकिन जैसे हम योगा प्रैक्टिस करते हैं अपनी बॉडीली मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, वैसे ही फेशियल योगा से फेशियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर अपीयरेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप अपना फेस के मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, लिम्फेटिक ड्रेन कर सकते हैं और फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि आप ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल दिखें। तो हम हर महीने 2 दिन का फेस योगा प्रोग्राम रन करते हैं। उसका व्हाट्सएप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से सीख पाए। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम किस तरह से एज हो रहे हैं ये एक तरीके से हमारे डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहकर हम एक हायर क्वालिटी लाइफ जी सके, और हायर क्वालिटी लाइफ कल्टीवेट करना हमारा गोल हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचाते रहें, तो कम्युनिटी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दी है व्हाट्सएप की, वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और एंटी एजिंग के बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसर्च मटेरियल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।